हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 8 को देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज मध्यकालीन भारत का अंतिम टॉपिक्स है जो चैप्टर 8 है। उसमें हम लोग देखेंगे किसान, जमींदार और राज, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य यानी मुगल काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या व्यवस्थाएँ थी, उनके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो मुगल साम्राज्य की बात आती है तो 16वीं से 17वीं शताब्दी के बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे। मुगल साम्राज्य की बात करें तो इसका पीरियड कितना था, तो 1500 से 26 से लेके 1707 ईस्वी तक था, ये पीरियड था। जिसमें से बात करें तो पहला मुगल जो है मुगल वंश की स्थापना किसने की है, किसको संस्थापक माना जाता है, तो बाबर को माना जाता है। बाबर का पीरियड कितना था, तो बाबर का जो काल था 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक था। तो बाबर जो थे, मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल एवं तुर्क के मिश्रण से हुआ। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक यानी संस्थापक किसे माना जाता है, तो बाबर को माना जाता है। बाबर में दो महान रक्तों का ब्लडों का मिश्रण था यानी मिक्सचर था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का लंग का पांचवा तथा माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर की जन्म की बात करें तो बाबर का जन्म 14 फरवरी जो है 1483 ईस्वी को हुई थी। फरगना में हुआ था, जो अब प्रेजेंट टाइम में उज्बेकिस्तान में है फरगना। बाबर का वास्तविक नाम की बात करें तो जहीरुद्दीन मोहम्मद था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ है बाघ, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बाबर के दादा का नाम सुल्तान अबू सैद था, जबकि दादी एहसान दौलत बेग थी। माता कुतलुग निगार खान थी, जबकि पिता उमर शेख मिर्जा चगताई तुर्क फरगना का एक शासक था। बाबर अपने पिता के मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्प आयु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। इस तरह से हम लोग आज विस्तार पूर्वक से देखेंगे ये सभी। उसके बाद बाबर के बाद आता है, बाबर के बाद की बात करें तो उसका काल है हुमायूं। हुमायूं का पीरियड की बात करें तो हुमायूं जो है 1530 से लेके 1556 तक रहा। उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर आया। अकबर, जिसको प्यार से जलाल के नाम से पुकारा जाता था। अकबर का पीरियड की बात करें तो 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक था। उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर आया, जिसका बचपन का नाम जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। जो सलीम नाम जो था सलीम था वो चिश्ती इसका नाम सलीम जो पड़ा तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा गया, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद की बात करें तो जहांगीर के बाद शाहजहां का काल आता है। शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है। जो इस तरह से मुगल साम्राज्य का जितने भी शासक थे ये आता है सभी। इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे। देखते हैं आगे। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गाँव में रहते थे। तो अभी प्रेजेंट टाइम में कितना परसेंट रहता है, लगभग 70% गाँव में रहते हैं, यानी 65 से 70%। छोटे खेतिहर और भूमि संभ्रांत दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे और दोनों ही फसल के हिस्से के दावेदार थे। इससे उनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष के रिश्ते बने। खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बनता था। इसी समय कई बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुगल राज था। मुगल राज का संस्थापक बाबर थे, जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन में उगाता था। राज्य के नुमाइशे, राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब रखने वाले ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। वे तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई हो और राज्य को उपज से अपने हिस्से का
कर यानी टैक्स समय पर मिल जाए। चूँकि कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थी, इसलिए व्यापार, मुद्रा और बाज़ार भी गाँव में घुस आए थे और इससे खेती वाले इलाके शहर से जुड़ गए यानी जॉइंट हो गए। एक ग्रामीण दृश्य है जो 17वीं शताब्दी के एक मुगल चित्र का ब्यौरा है। देख सकते हैं आप लोग, ये मुगल चित्र का ब्यौरा है, ग्रामीण परिदृश्य है। किसान और कृषि उत्पादन। खेतिहार समाज की बुनियादी इकाई गाँव थी जिसमें किसान रहते थे। किसान साल भर अलग-अलग मौसम में वे तमाम काम करते थे जिससे फसल की पैदावार अच्छी हो यानी उपज जो है अच्छी हो। काफ़ी मेहनत करते थे जैसे कि ज़मीन की जुताई करना, बीज बोना, फसल पकने पर उसकी कटाई करके इसके बाद इसके अलावा वे उन वस्तुओं के उत्पादन में शरीक होते थे जो कृषि आधारित थी जैसे कि शक्कर, तेल इत्यादि। लेकिन शक्कर जो किससे उत्पादन होती थी? ये गन्ना से होता था, तो गन्ना से उत्पादन होती थी। गन्ना अभी प्रेजेंट टाइम में यूपी में सबसे ज़्यादा है। चीनी पूछेगा तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती की ग्रामीण भाग की खासियत नहीं थी। कई ऐसे क्षेत्र थे यानी एरिया थे जैसे कि सूखी ज़मीन के विशाल हिस्सों से पहाड़ी वाले इलाके जहाँ उस तरह की खेती नहीं हो सकती थी, जैसी कि ज़्यादा उपजाऊ ज़मीनें, पर उसके अलावा भूखंड का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा था। जब हम कृषि समाज की बात करते हैं तो हमें इस भौगोलिक विविधताओं का ख्याल रखना चाहिए। स्रोतों की तलाश की बात, चूँकि किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे, इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते थे। नतीजतन 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत के ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में एक था आईना ए अकबरी। संक्षेप में आइन देखिए, अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ये जो थे, अकबर के दरबार में 9 विशेष दरबारी थे जिनमें अकबर के 9 रत्न के नाम से जाना जाता था। तो अबुल फजल जो है ये सूफी शेख मुबारक का पुत्र था जिनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा जो बाबर का आत्मकथा है, अकबर का आत्मकथा है, जैसे पुस्तकों की रचना किया। ये दीन ए इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे। अबुल फजल की हत्या 1602 ईस्वी में, याद रखिएगा 1602 ईस्वी में जहांगीर के आदेश पर वीर सिंह बुंडेला ने किया जब वे दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे थे। इस तरह से 9 रत्न में कुछ इंपॉर्टेंट है। बीरबल है, उसके बाद बीरबल का जन्म 1528 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। फिर उसके बाद बीरबल के बाद टोडरमल आता है। टोडरमल का जन्म अवध के जिला सीतापुर के तहसील लहरपुर में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आता है तानसेन जो इसका जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु था। क्या था? रामतनु। इसको याद रखिएगा, तानसेन का असली नाम था। यह अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसकी प्रमुख कृतियां हैं किसका? तानसेन का मियाँ की टोरी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हार। इस तरह से याद रखिएगा। मानसिंह उसके बाद आता है। अब्दुल रहीम खाना आता है जो बैरम खान का पुत्र था जिसे गुजरात विजय के बाद अकबर ने खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। ये जहांगीर के आध्यात्मिक गुरु थे। कौन? अब्दुल रहीम खाना। उसके बाद फैजी आता है जो अबुल फजल जो है, ये अबुल फजल का बड़ा भाई था। फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पे था। कौन? तो फैजी। ठीक है, फैजी, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। लिखा था खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए राज के नुमाइशे द्वारा करों की उगाही के लिए और राज व ग्रामीण सत्तापोशी यानी कि जमींदार के बीच के रिश्तों के नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य में किए थे उसका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया है। आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक
मेल जोल बंद कर रखता था। आइन के लेखक के मुताबिक मुगल राज के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। दूसरे शब्दों में किसानों के बारे में कुछ हमें आइन से पता चलता है, वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। खुशकिस्मती से आइन की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए थे। इनमें 17वीं और 18वीं सदियों के गुजरात की राजधानी कहाँ है? अहमदाबाद। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई। राजस्थान का जयपुर से मिलने वाली दस्तावेज शामिल थे जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, याद रखिएगा। कि बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। ये सभी स्रोत किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच तने झगड़ों को दर्ज करते हैं। लगे हाथ ये स्रोत यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नज़रिए में देखते हैं और राज्य से उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद है। किसान और उनकी जमीन। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के आमतौर पर ये रैयत यानी बहुवचन रियाया या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। साथ ही हमें किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों का चर्चा करते हैं, खुद कास्ट व पाही कास्ट। पहले किस्म के किसान थे वे जो उन्हें गांव में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। दूसरे पाही कास्ट में खेतिहार करते थे जो दूसरे गांव के ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाही कास्ट बनते थे। मसलन अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में बेहतर मिले और मजबूरन भी, मसलन अकाल या भुखमरी के बाद आर्थिक परेशानी से। उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह जो भी है उत्तर भारत, और औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल का मतलब 2 बैल, ठीक है, और 2 हल से ज़्यादा कुछ होता था। ज़्यादातर के पास इससे भी कम। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ यानी 6 एकड़ का मतलब 10 बीघा होता है और गरीब जमीन थी और वे समृद्ध माने जाते थे। कहाँ? तो गुजरात में। दूसरी तरफ बंगाल के क्षेत्र में औसतन किसान की जमीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ यानी कि 8 बीघा के आसपास। उसके बाद 10 एकड़ यानी कि 16 बीघा के वाले आसामी को अमीर समझा जाता था। खेती के व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर। मिल्कियत क्या होता है? तो मिल्कियत होता है जमींदार की निजी भूमि जो पर्सनल भूमि के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की जमीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों की। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मिल्कियत का मतलब क्या होता है? जमींदारों की निजी भूमि होता था। या विवरण 17वीं सदी पर भी उतना ही लागू होता था। हल जोतने वाले खेतिहार किसान एक जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट, कांटों के पहचान के लिए निशान लगाते हैं और जमीन के ऐसे हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते थे। सिंचाई और टेक्नोलॉजी क्या था? जमीन की बहुतायत, मजदूरी की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। चूंकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था, इसलिए रोजमर्रा के खाने की जरूरतें जैसे कि चावल हो गया आपको, खरीफ फसल गेहूं हो गया, रबी फसल ज्वार आदि फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। ठीक, जिन इलाकों में प्रति 40 इंच यानी 100 सेंटीमीटर, 40 इंच बराबर लगभग 100 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश होती थी, वहाँ कमोबेश चावल की खेती होती थी। कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में गेहूं, ज्वार, बाजरे की खेती ज़्यादा प्रचलित थी यानी रबी फसल। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था जैसा कि आज भी है, लेकिन कुछ ऐसे फसलें भी जिनके अतिरिक्त पानी की जरूरत थी, उनके लिए सिंचाई के लिए कृत्रिम आर्टिफिशियल उपाय बनाने पड़े। किसान बस्तियों का बसना या उजड़ना, यह हिंदुस्तानी कृषि समाज की एक खासियत थी और इस खासियत में मुगल शासक बाबर की तेज निगाहों को इतना चौंकाया कि उसने उसे अपने स्मरण बाबरनामा में नोट किया।
हिंदुस्तान में बस्तियां और गांव दरअसल शहर एक लम्हे में ही वीरान भी हो जाते हैं और बस भी जाते हैं। वर्षों से आबाद किसी बड़े शहर के बासिंदे उसे छोड़कर चले जाते हैं तो वे ये काम कुछ इस तरह करते हैं कि डेढ़ दिनों के अंदर उनका हर नामो निशान वहाँ से मिट जाता है। दूसरी ओर अगर वे किसी जगह पर बसना चाहते हैं तो उन्हें पानी के रास्ते खोदने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी सारी फसलें बारिश के पानी में उगती है। और चूंकि हिंदुस्तान की आबादी बेशुमार है, लोग उमड़ते चले आते हैं, वे एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं। उन्हें घर बनाने या दीवार खड़ी करने की भी ज़रूरत नहीं होती। खस की घास बहुतायत में पाई जाती है और जंगल अपार है, झोपड़ियाँ बनाई जाती है और यकायक एक गांव या शहर खड़ा है हो जाता है। पैरों और खेतों की सिंचाई, यह बाबरनामा से लिया गया एक अंश है जो सिंचाई के उन उपकरणों के बारे में बताता है जो इस बादशाह ने उत्तर भारत में देखे, यानी जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया। हिंदुस्तान के मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा मैदानी जमीन पर बसा हुआ है। हालांकि यहाँ शहर और खेती लायक ज़मीन की बहुतायत है, लेकिन कहीं भी बहते पानी का इंतजाम नहीं है। वे इसलिए कि फसल उगाने या बागानों के लिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती है और ये हैरानगी की बात है कि बसंत ऋतु की फसलें तो तब भी पैदा हो जाती है जब बारिश बिल्कुल ही नहीं होती। छोटे पैरों तक बाल्टियों या रहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता है, कुओं में फाल्टी या रहट के जरिए। लाहौर, दिपलापुर दोनों ही आज पाकिस्तान में है। ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रहट के जरिए सिंचाई करते हैं। वे रस्सी के दो गोलाकार फंडे बनाते हैं जो कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते हैं। इन फंडे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर वे लकड़ी के गुटके लगाते हैं और इन गुटकों पर घड़े बांध देते हैं। लकड़ी के गुटकों और घरों के बंधे इन रस्सियों को कुएं के ऊपर पहियों से लटकाया जाता है। पहिए की धुरी पर एक और पहिया, इस अंतिम पहिए को बैल के जरिए घुमाया जाता है, देख सकते हैं। इस पहिए के दांत के पास दूसरे पहिए के दांतों का चक्कर लेते हैं और इस तरह घरों व पहिया घूमने लगता है। घरों से पानी गिरता है और एक संकरा नाल खोद दिया जाता है और इस तरीके से हर जगह पानी पहुंचाया जाता है। आगरा के चांदवर और बयाना उत्तर प्रदेश में और ऐसे अन्य इलाके में भी लोग बाल्टियों से सिंचाई करते हैं। कुएं के किनारे पर वे लकड़ी के कन्ने गाड़ देते हैं। इन कन्नों के बीच बैल लन टिकाते हैं। एक बड़ी बाल्टी में रस्सी बांधते हैं, रस्सी को बैलन पर लपेटते हैं और इसके दूसरे छोर पर बैल बांध देते हैं। इस शख्स को बैल हाँकता पड़ता है, यानी बैल को घुमाना पड़ता है। दूसरा बाल्टी से पानी निकाला जाता है। देखते हैं बैल को रोटेट कर रहा है, ये घूम रहा है पहिया, इसमें लगी हुई है धुरी जो आयरन का होता है, ये भी घूम रहा है। घूम के इसमें देख सकते हैं इसमें कितनी सारी घड़ा लगी हुई बाल्टी, फिर पानी लेके फिर गिर जाता है। इस तरह से पानी यहाँ स्टॉक होता है, फिर दिया जाता है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। मसलन उत्तर भारत, मसलन का मतलब होता है अंग्रेजी या कपड़े पर छपाई। उत्तर भारत राज्य में कई नई नहरें व नाले खुदवाई और कई पुराना नहरों की मरम्मत करवाई, जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर। वैसे तो खेती मेहनत कसी का काम था, लेकिन किसान ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करते थे जो अक्सर पशु बल पर आधारित होती थी। ऐसा एक एग्जाम्पल लकड़ी के उस हल का दिया जा सकता है, जिसके एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फॉल लगाकर आसानी से बनाया जा सकता था। ऐसे हल मिट्टी को बहुत गहरे नदी खोदते थे, जिसके कारण तेज गर्मी के महीनों में नमी बची रहती थी। बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बरमे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था, लेकिन बीजों को हाथ से छिड़क कर बोने का रीति रिवाज ज़्यादा प्रचलित थी। मिट्टी की गुड़ाई के साथ साथ निराई के लिए लकड़ी के मुठ वाले लोहे के पतले धार काम में लाए जाते थे। देख सकते हैं तंबाकू का प्रसार कैसे हुआ। तंबाकू तो हम लोग देखते हैं पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा और वहां से 17वीं सदी की शुरुआत में वर्षों से उत्तर भारत से लाया गया। आयना एक अकबरी। उत्तर भारत की बात करें
उत्तर भारत वगैरह जम्मू कश्मीर की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती है। अकबर उसके अभिजातों में 1604 ईस्वी में, इस टाइम अकबर का काल चल रहा था, 1556 से 1605 तक पहली बार तंबाकू देखा। ऐसा लगता है कि इस समय तंबाकू का धूम्रपान हुक्के या चिलम में करने की लत ने जोर पकड़ा। जहांगीर जो था, इसको न्याय के जंजीर के नाम से जाना जाता है। इसका बचपन का नाम सलीम था। बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। यह पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फसलों की भरमार। मौसम के दो प्रमुख चक्र के दौरान खेती की जाती थी। एक था खरीफ फसल। खरीफ फसल के अंतर्गत क्या क्या आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो खरीफ फसल के अंतर्गत धान आता है, मूंगफली आती है, कपास आता है, बाजरा, मक्का, गन्ना, सोयाबीन, जूट, ज्वार, अरहर दाल, ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, पतझड़ में होता है। दूसरी और रबी जो वसंत में होता है। रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है, तो गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर दाल, अलसी, मटर, सरसों तेल, ये सब आती है। यानी कि सूखे इलाकों और बंजर जमीन को छोड़ दे तो ज़्यादातर जगहों पर साल में कम से कम 2 फसलें होती थी। जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहां तो साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थी। इस वजह से पैदावार भारी विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के तौर पर आइन में बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 किस्म की। इम्पोर्टेंट है मेंस की दृष्टिकोण से फसलों की पैदावार होती थी, और बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थी। हालांकि दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मध्यकालीन भारत के अंतर्गत कौन आता है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह सिर्फ गुजारा करने के लिए की जाती थी। स्रोतों में हमें अक्सर जिन्स ए कामिल सर्वोत्तम फसलें जैसे लफ्ज मिलते हैं। मुगल राज की किसानों को ऐसी फसलों की खेती के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि उनमें राज्य को ज़्यादा टैक्स मिलता था। कपास और गन्ने सबसे ज़्यादा यूपी में। कपास जो होता है काली मिट्टी में होता है। काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं। यह कपास उत्पादन अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र और गुजरात है। फसलें बेहतरीन जिन ए कामिल थी। मध्य भारत जो हो गया आपको, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दक्कनी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। तिलहन जैसे सरसों और दलहन भी नकदी फसलों में आती थी। इससे पता चलता है कि एक औसत किसान की जमीन पर किस तरह पेट भरने के लिए उन्होंने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कृषि और समृद्धि आबादी की बढ़ोतरी। कृषि उत्पादन के ऐसे विविध और लचीले तरीकों का एक बड़ा नतीजा यह निकला कि आबादी जो थी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आर्थिक इतिहासकारों की गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाली भूखमरी महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ गई। देख सकते हैं 200 वर्षों में यह करीब 33% की बढ़ोतरी हुई। 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची, जैसे मसलन मक्का भारत में, अफ्रीका और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है के राष्ट्रीय आयार। 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। टमाटर, आलू, मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई, यानी ये सब सब्जियां नई दुनिया में फॉरेन से लाया गया। इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फल वहीं से आए। जितना भी है अनानास, पपीता सब फॉरेन से का देन है, विदेशी देन है। ग्रामीण समुदाय। ऊपरी लिखी बातों से जाहिर है कि कृषि उत्पादन में किसानों की पुरजोर भागीदारी और पहल होती थी। देख सकते किसान जो है कृषि पे ही निर्भर थे। कृषि उत्पादन में काफ़ी लगन और मेहनत के साथ करते थे छोटे छोटे किसान, दहियारी किसान जो होते हैं। इससे मुगल समाज के कृषि संबंधों पर असर पड़ता था। यह पता करने के लिए आइए हम समाज के उन समूहों ग्रुप पर एक नज़र डालें जो खेती के विस्तार में शरीक होते थे। साथ ही हम उनके बीच के रिश्तों और झगड़ों पर भी गौर करेंगे।
हम पहले देख चुके हैं कि किसान की अपनी ज़मीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। साथ ही जहाँ तक उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कई मायनों में एक समूह सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा होते थे। इस समुदाय के 3 घटक होते थे। पहला, खेतिहर किसान। पंचायत और गाँव का मुखिया जिसे मुकद्दम या मंडल कहा जाता था, गाँव के मुखिया को मुगल साम्राज्य में। आरंभिक 19वीं शताब्दी का एक चित्र जिसमें पंजाब के गाँव को दिखाया गया है। देख सकते हैं, ये पंजाब का एक गाँव है। वहाँ की ग्रामीण व्यवस्थाएँ देखिए, ये जितने भी हैं व्यापारी है, हाट लगी हुई है, यहाँ जितने सारे आप लोग देख सकते हैं दृश्य में। जाति और ग्रामीण माहौल क्या है? जाति और अन्य जाति जैसे भेदभाव की वजह से खेतिहर किसान जो होते थे, कई तरह के समूहों में, ग्रुप में बँटे हुए थे। खेतों की जुताई करने वाले में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे होते थे या फिर खेतों में मज़दूरी करते थे छोटे-छोटे। हालाँकि खेती लायक ज़मीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ़ नीच समझने यानी नीच जाति समझने वाले काम ही दिए जाते थे कुछ-कुछ को। इस तरह की गरीब रहने के लिए मजबूर थे इस तरह से गरीब रहने के लिए वो मजबूर थे। जनगणना की बात करें तो भारत में पहला जनगणना पूछेगा तो 1872 में किसके? लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार। उसके बाद 1881 में याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई यानी कंटिन्यू हुआ, इसको याद रखिएगा। उस वक़्त नहीं होती थी, पर जो थोड़े उस टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं थी, वहाँ उस टाइम में वो उतना पढ़े-लिखे लोग नहीं थे, इस कारण से जनगणना वक़्त नहीं होती थी। पर जो थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास हैं, उनसे पता चलता है कि गाँव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही ग्रुपों का था इनके पास संसाधन सबसे कम थे, बहुत ही कम संसाधन थी। जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे थे, उनकी हालात कमोबेश थे। वैसी वैसी ही थी जैसे कि आधुनिक भारत में दलितों की दूसरे संप्रदायों में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे अभी मॉडर्न युग में। मुसलमान समुदाय में हलाल खुरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह यानी गाँव की हदों के बाहर ही रह सकते थे। इसी तरह बिहार में मल्लाह जादाओं, शाब्दिक अर्थ नाभिकों के पुत्र की तुलना दासों से की जा सकती थी। समाज के निचले तबके में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था। ऐसा ऐसा बीच के समूह ग्रुपों में नहीं था। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूतों को की चर्चा किसानों के रूप में करती है। इस किताब के मुताबिक जाट किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी हर जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। 17वीं शताब्दी में राजपूत होने का दावा वृंदावन उत्तर प्रदेश के इलाके में गौरव समुदाय ने किया था। बावजूद इसके कि वे जमीन की जुताई के काम में लगे थे, पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहिर अहिर जाति जो होते थे कुलीन चरवाहा टाइप का होती थी। गुज्जर जाति जो होते थे उत्तर भारत जैसे जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसमें पड़ता है। माली जैसे जाति माली जाति हो गया। व्यावसायिक जाति जिसको माली और फूल बेचने वाले काम करते थे जैसी जाति सामाजिक सीढ़ी से ऊपर उठी। पूर्वी इलाकों में पशुपालन मछुआरी जाति जैसे सडकोप व केवट भी किसानों की सामाजिक स्थिति कंडीशन को पाने लगी। पंचायतें और मुखिया गाँव की पंचायत में बुजुर्ग का जमावड़ा होता था। सीनियर सिटीजन का एक जमावड़ा होता था। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते थे वहां अक्सर पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों अलग अलग जातियों की नुमाइशगी होती थी। फिर इसकी संभावना कम ही छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतिहर जो थे मजदूरों के लिए इनमें कई जगह होती थी। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। पंचायत का सरदार अब पूछेगा, पंचायत की बात से हमें याद आया, पूछेगा तो कि ग्राम पंचायत की स्थापना कब हुई भारत में? तो जवाहरलाल नेहरू के काल में 2 अक्टूबर, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के
नागौर डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई थी जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। इसी तरह से मुझे याद आ गया था। पंचायत का एक सरदार, एक मुखिया होता है जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों यानी सीनियर सिटीजन की आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। ये मुगल काल की जितनी भी शासन व्यवस्थाएं थी सामाजिक, उनके बारे में देख रहे हैं। मुखिया, जिसको हम लोग मंडल या मुकद्दम कहते थे, अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों, सीनियर सिटीजन को उस पर भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त यानी रिजाइन कर सकते थे। गांव की आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था और इसमें पंचायत का पटवारी इसकी मदद करता था। पटवारी का मतलब क्या होता है? तो चौधरी या मुकद्दम, उसी को कहते हैं। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। इस खजाने से उन पर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था, जो समय समय पर गांव का दौरा करते थे। दूसरी ओर हम इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसे प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था। ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए जो भी किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनाना या नहर खोदना, पंचायत का एक बड़ा काम या तसल्ली करना था कि किसान में गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर ही रहे। पूर्वी भारत, ये पूर्वी भारत हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी। यूँ कहा जा सकता है कि जाति को अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया का जिम्मेदार था, जिसे मंडल कहते थे। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। किसके अंदर? मुखिया के अंदर। समुदाय से बाहर निकलना एक कड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडित व्यक्ति जो अपराध किए हैं समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता, कुछ समय के लिए। इस दौरान वह अपनी जाति और पैसे की से हाथ भी धो बैठता था, यानी वो धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था जाति से। ऐसी व्यवस्थाएं थी। ऐसे नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। समाज में ये पंचायतें काफ़ी ताकतवर यानी पावरफुल होती थी। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी झगड़ों का निपटारा करती थी। वे जमीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी। यह तय करती थी कि शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही है या नहीं। यह भी कि गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी। कर्मकांडीय वर्चस्व किस क्रम में होगा। फौजदारी न्याय को छोड़ दे तो फौजदारी न्याय होता है, बादशाह फौजदारी एवं दीवानी दोनों मुकदमों में फैसला सुनाते थे। इस टाइम में जो मुगल काल के बादशाह होते थे, ज़्यादातर मामलों में राज जाति पंचायत के फैसले को मानता था। पश्चिम भारत, खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत के ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली होता है। मूल चुकाने यानी कहते हैं ना कि मूल चुकाए बिना श्रम करने की प्रथा होती थी, शिकायत की गई थी। आमतौर पर यह अर्जियां ग्रामीण समुदाय के लोगों के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर भी ऐसी अर्जियां दी जाती थी। इनमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग सम्राट, यहाँ कुछ छूटा हुआ है देख सकते हैं। भ्रष्ट मंडल क्या होता था? अक्सर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते थे। मंडल हुआ मुखिया, जो हेड होते थे। मुख्यतः उन पर यह आरोप था कि वे पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेरा फेरी करते थे और यह भी कि वे अपनी जमीन पर टैक्स का आकलन कम करके अतिरिक्त बोझ छोटे किसानों पर डाल देते थे। देखिए, उस टाइम में भी भ्रष्ट होती थी, आज भी भ्रष्ट हो रहा बहुत सारे जगह। उस टाइम में भी वही नियम था। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। सम्राट समूह की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। उनमें एक भी
बहुत ज़्यादा कर टैक्स की मांग क्योंकि उनसे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था। अगर छोटे किसान हैं उस पे ज़्यादा टैक्स का बोझ दे दिया जाता था तो बेचारे जितनी कमाई नहीं हुई, जितनी उसको अन्न प्राप्त नहीं हुई, उससे ज़्यादा टैक्स दे दिया तो वो भूखे रह जाते थे। खासकर सूखे या ऐसी दूसरी विपदाओं के दौरान उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाजी हक था। वे समझते थे कि ग्राम पंचायत को उसकी सुनवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक कर्ज अदा करे और न्याय करे। निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग-अलग मामलों में अलग-अलग हो सकते थे। अत्यधिक टैक्स की मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी, सही समझौते का सुझाव देती थी। जहाँ समझौते नहीं हो पाते थे, वहाँ किसान विरोध के ज़्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे। हड़ताल करते थे, बहुत उग्र रास्ते अपनाते थे, जैसे छुप जाना या जंगल में भाग जाना, टैक्स ही नहीं देते थे। इस तरह की हरकतें थी जो जैसे कि गाँव छोड़कर भाग जाना या गाँव से भाग जाते थे। घने जंगल होते थे, बड़े-बड़े जंगलों में पहाड़ी किले कहीं छुप जाते थे कुछ दिनों तक। जोतने लायक खाली ज़मीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी, जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी। इस वजह से गाँव छोड़कर भाग जाना खेतिहरों के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार था। देख सकते हैं। यह कपड़ा उत्पादन को जस्ट दर्शाती 17वीं शताब्दी की एक चित्रकारी है। कपड़ा सिल्क जो है रेशम उत्पादन से सिल्क से कपड़े उत्पादन का एक देखते हैं व्यापारी सब मोटे-मोटे ऊनी वगैरह। ग्रामीण दस्तकार क्या था? उसको देखेंगे। ग्रामीण दस्तकार, दस्तकार का मतलब क्या होता है? दस्तकार का मतलब होता है कि हाथ का कारीगर, हाथ से कारीगरी करना, ठीक है? उस टाइम का टेक्नोलॉजी बोला जाए। अलग-अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच फैले लेन-देन के रिश्ते गाँव का एक और रोचक पहलू था। अंग्रेजी शासन के शुरुआती गाँव में किए गए गाँव के सर्वेक्षण के और मराठा राज मराठा राज के शासक कौन था? मराठा साम्राज्य की जो स्थापना की वो कौन था? शिवाजी महाराज थे। दस्तावेज बताते थे कि गाँव में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं-कहीं तो कुल घरों के 25 फीसदी घर दस्तकारों के थे। कभी-कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फ़र्क करना मुश्किल होता था क्योंकि कई ऐसे समूह ग्रुप थे जो दोनों किस्म के काम करते थे, यानी किसानी भी करते थे, कृषि भी करते थे और व्यापारी दस्तकार या हाथ का कारीगरी भी करते थे। खेतिहर उसके परिवार के सदस्य कई तरह के वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत करते थे। मसलन रंगरेजी कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना या उनकी मरम्मत करना। उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम में फुर्सत होती, जैसे कि बुआई और सुहाई के बीच या सुहाई और कटाई के बीच, उस समय में खेतिहर दस्तकारी काम करते थे। दस्तकारी हाथ का कारीगर जिसको कहते हैं, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार ने अपनी सेवाएँ गाँव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गाँव वाले उन्हें अलग-अलग तरीकों से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। आम तौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था बदले में, काम के बदले में, या फिर गाँव की ज़मीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था, ठीक है? शायद ऐसी प्रथा थी उस टाइम में। काम के बदले में कुछ अगर फसल काटा तो फसल के बदले में फसल दे दिया जाता था। कोई ऐसी या ज़मीन दे दिया जाता था टुकड़ा, ज़मीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी थी। अदायगी की सूरत या होगी या शायद पंचायत की ही तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी ज़मीन दस्तकारों की मिरास या वतन बन गई थी, जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार हुआ करता था। यही व्यवस्था कभी-कभी थोड़े बदले हुए रूप में पाई जाती थी, जहाँ दस्तकार और हर एक खेतिहर परिवार यानी फैमिली परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों को रोज का भट्टा और खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे, याद रखिएगा। हालांकि यह शब्द 16वीं और 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। ये सबूत मज़ेदार है क्योंकि इनसे पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर फेरबदल यानी निम्न स्तर के लोग रिश्ते कितने पेचीदा थे उसके। ऐसा नहीं है कि नगद अदायगी का चलन बिल्कुल ही नदारद था।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक छोटा गणराज्य को देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक छोटा गणराज्य ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझे। 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ यानी एकता के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे, यानी मिलजुल के रहते थे। एकता थी यानी एकता में ही बल होता है कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि गांव में सामाजिक बराबरी थी। देख सकते हैं संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, साथ ही जाति और जेंडर सामाजिक लिंग जिसको होते हैं जेंडर के नाम पर यानी स्त्री पुरुष के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। कुछ ताकतवर लोग पावरफुल लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमजोर वर्गों का शोषण भी करते थे। देख सकते हैं न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह था कि गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांव में भी नकद के रिश्ते फैल चुके थे। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में टैक्स की गणना और वसूली भी नकद में की जाती थी। जैसे दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे, उन्हें उनकी मजदूरी या पूर्व भुगतान की भी नकद में मिलता था। इसी तरह कपास, रेशम, नील जैसी खेती फसलें पैदा करने का भुगतान भी नकदी ही होता था। गांव में मुद्रा प्रचलन कैसी थी। क्वेन 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ये एक फ्रांसीसी यात्री था, व्यापारी था, जो यह बात उल्लेखनीय लगी कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेर बदल करने वाले, जिन्हें सराफ कहते हैं, न हो। एक बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपये की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे बढ़ा देते हैं। उस टाइम में कौड़ियाँ चलती थी, जैसे अभी 1 रुपया का 100 पैसा होता, उसी तरह से सोना चांदी जो होते थे उसको कौड़ियों में मिलता था। कृषि समाज में महिलाएं, जैसा कि शायद देख सकते हैं ये आप लोग कौड़ियों के में सराफ अपने काम में लदा हुआ था। कृषि समाज में महिलाएं, जैसा कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा कि उत्पादन की प्रक्रिया में मर्दें और महिलाएं खास किस्म की भूमिकाएं अदा करते हैं। जिस संदर्भ में हम बात कर सकते हैं वहाँ महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे, यानी इक्वल थे दोनों। मर्द खेत जोतते थे और वह हल चलाते थे, महिलाएं बुआई, निराई, कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। सभी का काम बटा हुआ था। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ यानी डेवलप होते गया, तो नई नई टेक्नोलॉजी यानी बढ़ते गई, तो मध्यकालीन भारतीय कृषि में खासियत थी कि तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फर्क घर के लिए महिलाएं और बाहर के लिए मर्द का काम था मुमकिन नहीं था, यानी दोनों इक्वल थे करते थे। फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने रहे। मसलन पश्चिमी भारत यानी गुजरात हो गया, राजस्थान, इन सब क्षेत्रों में राजस्वाला महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म क्या होता है, तो पीरियड या महामारी, पीरियड जब होती है, पीरियड के दौरान समय महिला पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। सूट काटने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम यानी छोटे हाथ का काम उत्पादन में ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं ज़रूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी जाती थी और बाजारों में भी जाती थी सूट काटती हुई महिलाएं। देख सकते हैं आप लोग, चूँकि समाज श्रम पर निर्भर था इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी क्योंकि कुपोषण, बार-बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि उस टाइम में डेवलप नहीं थी, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे, उतने सारे चिकित्सक नहीं थे। इस तरह से
वो लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, वो लोग लेबोरियस थे, काफ़ी मेहनती थे। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो सम्भ्रांत समूहों में बहुत अलग थे। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की ज़रूरत होती थी, न कि दहेज की। तलाकशुदा महिलाएँ और विधवाएँ दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। उस टाइम में देख सकते हैं, मुगल काल की बातें हो रही। महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू खोने का बड़ा डर था। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था। इस तरह महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। बेवफाई के शक पर महिलाओं को भयानक दंड दिए जाते थे। देख सकते हैं, इतनी ठोस थी। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिम भारत के इलाकों से मिले दस्तावेजों में ऐसी दरखास्त मिली है जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी थी। पत्नियां अपनी पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती है या फिर गृहस्थी के मर्द पर यह आरोप लगाती है कि वे पत्नी और बच्चों की अनदेखी करता है। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन राज और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। ज़्यादातर जब महिलाएं पंचायत को दरख्वास्त देती और उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते, दरख्वास्त करने वाली का हवाला गृहस्थी के मर्द मुखिया की माँ, बहन या पत्नी के रूप में दिया जाता था। देख सकते हैं, भूमिहार भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। पंजाब से ऐसे एग्जाम्पल मिले जहां विधवा महिलाएं पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय एक्टिव हिस्सेदारी रखती थी। हिंदू और मुसलमान महिलाओं की को जमींदारी उत्तराधिकारी में मिलती थी, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थी। बंगाल में भी महिलाएं जमींदार पाई जाती थी। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। देखते हैं, बोझ ढोती महिलाएं आसपास के दूसरे गांव में आने वाली महिलाएं अक्सर ऐसे निर्माण स्थलों पर काम करती हुई देख सकते हैं। कोई भी निर्माण हो रही है तो जंगल और कबीले बसे हुए गांवों के परे को देखेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत की गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दे तो जमीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियों खरबंडी से घिरे हुए थे। ऐसे इलाके झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत व मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तरी क्षेत्र जिनमें भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके की तराई शामिल है। दक्षिणी भारत का पश्चिमी घाट दक्कन के पठारों में फैले हुए थे। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलाव का औसत निकालना लगभग असंभव है। फिर भी समसामयिक स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर यह अंदाजा लगाया जाता सकता है कि औसत करीब 40% था। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती थी, लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का न होना बिल्कुल नहीं था। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोग के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार, स्थानांतरित खेती थी। स्थानांतरित खेती पूछा जाता है, यानी जीविका करने वाली खेती जो होता है, झूम की खेती वगैरह जो होता है, स्थानांतरित खेती के अंतर्गत होता था। ये काम मौसम के मुताबिक होते थे। उदाहरण के तौर पर भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठा किए जाते थे। गर्मियों में मछली पकड़ी जाती थी। मानसून के महीनों में खेती की जाती थी और शरद व जाड़े के महीनों में शिकार किया जाता था। यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियादी पर खड़ा था और इस बुनियाद को मजबूत भी करता था। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना, जिसको घुमंतू कहते थे, घुमंतू जनजाति। इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की एक खासियत थी। जहाँ तक राज का सवाल है, इसके लिए जंगल उलट-फेर वाला इलाका था। बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा, जिसको मवास कहते थे मुगल काल में। एक बार फिर भी हम बाबर की ओर देखते हैं। बाबर जो मुगल वंश के संस्थापक थे, बाबर जंगल का एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और अदा करने से मुकर जाते थे। मुकर जाना यानी छुप जाना, छुप जाते थे। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं। नीलगाय का शिकार करते हुए शाहजहां का चित्र देख सकते हैं। इस तरह से यह शिकार कर रहे हैं नीलगाय का।
जंगलों में शाहजहां है। जंगलों में घुसपैठ, जंगल में बाहरी ताकतें तक कई तरह से घुसती थी। मसलन राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी, इसलिए जंगलवासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होते थे। हाथी इसलिए शामिल होते थे, बड़े होते थे, बैठने पे सारा हाइट पे होते थे। मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबों और अमीरों सहित सबके साथ जूझते हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था। शिकार अभियान, दरबारी दरबारी इतिहासकारों की माने तो शिकार शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था। इस तरह अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था। दरबारी कलाकारों के चित्रों में शिकार का विषय बार बार आता था। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा सा एक ऐसा दृश्य डाल देते थे जो सद्भावनापूर्ण शासन का संकेत देता था। परगना, इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल होता था। पेशकश मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट होती थी, यानी कृषि बस्तियों के लिए जंगलों का सफाया। यह 16वीं सदी यानी यह अकबर के काल का टाइम है। मुकुंद राज चक्रवर्ती की लिखी एक बंगाली कविता चंडी मंगल का एक अंश है। कविता के नायक कालकेतु ने जंगल खाली करवाकर एक साम्राज्य की स्थापना की। खबर मिलते ही परदेशी आने लगे तमाम जगहों से। फिर कालकेतु ने खरीद कर बांटे, उनमें भारी भरकम चाकू, कुल्हाड़ी और भाले, बर्छे। उत्तर से आए दास सैकड़ों उमड़ते हुए। चकित देखकर कालकेतु को, जिसने दी सुपारी एक एक को, दक्षिण से आए फसल कटाई वाले एक उद्यमी के साथ 500, पश्चिम से आया जफर मियाँ। उत्तर के पहाड़ों से इंसानों, मोटे मोटे घोड़ों और बकरों की पीठ पर लाद कर बेशुमार सामान ले जाते हैं, जैसे कि सोना, तांबा, शीशा, कस्तूरी, सुराग, याक जिसको कहते हैं, याक की पूंछ, शहद, चूक, संतरे के रस, नींबू के रस के साथ उबाल कर बनाए जाने वाला एक अम्ल एसिड, अनारदाना, अदरक, लंबी मिर्च, मजीठ जिसे लाल रंग बनाया जाता था कि जड़े, सुहागा, जदवार, हल्दी जैसे एक जड़ होती थी, मोम, ऊनी कपड़े, लकड़ी के सामान, चील, बाज, काले बाज, मरलिन यानी बाज पक्षी की ही एक किस्म होती है मरलिन, और अन्य वस्तुएं। इसके बदले वे सफ़ेद और रंगीन कपड़े, कहरुबा, एक पीला भूरा धातु जिससे गहने बनाए जाते थे, नमक, हींग, गहने और शीशे व मिट्टी के बर्तन वापिस ले जाते थे। ये अवध सूबे की अबुल फजूल का कुछ लिखा गया इस तरह की जीवनी थी, कहानी जो रियल था। वाणिज्यिक खेती का असर बाहरी कारक के रूप में जंगलवासियों की जिंदगी पर भी पड़ता था। जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधुमोम और लाख की बहुत मांग थी। लाख जैसी कुछ वस्तुएं वे तो 17वीं सदी में भारत के समुद्र पार होने वाली निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी। हाथी भी पकड़े के बेचे जाते थे और व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में लगे थे, जैसे पंजाब का लोहानी कबीला। ये लोहानी कबीला जो थे पंजाब के, अफगानिस्तान अफगान कबीला कहलाता था, जो पंजाब के गांवों के शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी शिरकत करते थे। सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आए। कबीलों के भी सरदार होते थे। तो कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े आदमियों की तरह कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए, कुछ तो राजा भी हो गए। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की जरूरत हुई। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया, फिर अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की मांग की। सिंध इलाके की कबीलाई सेनाओं ने 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही होते थे। असम में अहम राजाओं जो राजा रुद्र सिंह असम के थे, अपने पायक होते थे। ये वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। अहम राजाओं में जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का ऐलान भी कर रखा था। हालांकि कबीलाई व्यवस्था के राजतांत्रिक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले से शुरू हो चुका था। लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में, देख सकते हैं, सूफी गायन को सुनते हुए किसान और शिकारी
सूफी गायन जो सूफी संत सूफीवाद का पालन करने वाला ही सूफी गायन सूफी संत होते थे। सूफी गायन आकर ही यह प्रक्रिया पूरी तरह विकसित हुई। इसकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में कबीलाई राज्यों के बारे में आइन की बातों से मिलती है। उदाहरण के तौर पर 16वीं-17वीं सदी के कोच राजाओं में ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया। जंगल के इलाकों में नए सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार की भी शुरुआत हुई। कुछ इतिहासकारों ने तो दरअसल यह भी बताया कि नए बसे इलाकों में खेतीहार समुदायों ने जिस तरह धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उसमें सूफी संत थे, पीर वगैरह बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। जमींदार क्या थी? मुगल काल में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान तब तक अधूरी रहेगी जब तक गांव में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात न कर ले जिनकी कमाई तो खेती से आती थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। ये जमींदार थे जो अपनी जमीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। जमींदारों को की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण था, जाति था। दूसरा कारण यह था कि वे लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं, खिदमत जिसको कहते थे, मुगल काल में सेवा को खिदमत देते थे, सेवा देते थे। टैक्स वगैरह होगा, ये सब दिया करता था। जमींदारों की समृद्धि की वजह भी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन उन्हें मिल्कियत कहते थे, यानी संपत्ति मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। अक्सर इन चीज़ों पर दिहाड़ी मजदूर क्या होते? कई छोटे मोटे काम करने वाले को दिहाड़ी मजदूर कहते थे। मुगल काल में पराधीन मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम पर कर सकते थे या उन्हें गिरवी रख सकते थे। जमींदारों की ताकत इस बात से भी आती थी कि वे अक्सर राज्य की और टैक्स वसूल कर सकते थे, इतनी पावर थी। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। उनके पास छोटे छोटे सैनिक भी होते थे। ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियाँ, जिसमें घुड़सवार, तोपखाने और पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। इतनी सारी व्यवस्थाएं थे जमींदार के पास। इस तरह अगर हम मुगल कालीन गाँव में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में कर सकते हैं। जमींदार इसके संक्रेसिस का हिस्सा थे। अबुल फजल इस और इशारा करता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस कंट्रोल बना रखा था। इसमें तथाकथित माध्यम जातियों की भी थी खासी नुमाइंदगी थी, जैसा कि हमने पहले देखा। और इसी तरह कई मुसलमान जमींदारों की भी समसामयिक दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि जंग में जीत जमींदारों की संपत्ति का संभावित स्रोत रहा होगा। अक्सर जमींदार फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल करना, मगर इसकी संभावना कम ही है कि किसी जमींदार को इतने आक्रामक रुख की इजाज़त राज देता हो जब तक कि एक राज्यादेश यानी सनद के जरिए इसकी पुष्टि पहले ही नहीं कर दी गई हो। इससे भी महत्वपूर्ण थी जमींदारी को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया। स्रोतों में इसके दस्तावेज भी शामिल है। ये कई तरीके से किया जा सकता था। नई जमीनों को बसाकर यानी जंगल बारी अधिकारियों के हस्तांतरण के जरिए राज्य के आदेश से या फिर खरीद कर, यही वे प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती थी। देख सकते हैं कई कारणों से मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारियों को पुख्ता होने का मौका दिया। मसलन राजपूतों और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत जम्मू कश्मीर वगैरह जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपना कंट्रोल पुख्ता किया। इसी तरह मध्य और दक्षिण पश्चिम बंगाल में किसान पशुचारियों जैसे कि सदगोप पशुचारी ने ताकतवर जमींदारियां खड़ी की। जमींदारों ने खेती लायक जमीनों को बसाने में अगुवाई की और खेतिहरों की खेती के साजे सामान व उधार देकर उन्हें वहां बसने में भी मदद की। जमींदार की खरीद फरोख्त में गांवों के मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इसके अलावा जमींदार और अपनी मिल्कियत की
जमीनों की फसल भी बेचते थे। ऐसे सबूत है जो दिखाते हैं कि जमींदार अक्सर बाजार, जिसको हाट कहते हैं, स्थापित करते थे जहां किसान भी अपनी फसलें बेचने आते थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि जमींदार शोषण करने वाला तबका था, लेकिन किसानों से उनके रिश्तों में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण का पुट था। दो पहलू इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक तो ये भी भक्ति संत वगैरह शंकराचार्य जो होते थे, जहाँ बड़ी बेबाकी की जातिगत और दूसरी किस्मों के अत्याचारों की निंदा की। वही जमींदारों को यह फिर दिलचस्प बात है कि साहूकारों को किसानों के शोषण या उन पर अत्याचार करने वाले के रूप में नहीं दिखाया। आमतौर पर राज्य का राजस्व अधिकारी ही उनके गुस्से का निशाना बना। दूसरे 17वीं सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का ही समर्थन मिला। इसी तरह से देख सकते हैं एकांतर समांतर सैनिक बल क्या था। आइन के मुताबिक मुगल भारत में जमींदारों को मिली जुली सैनिक शक्ति इस प्रकार थी, देख सकते हैं। 3,84,558 घोड़ सवार थे किसके में, मुगल काल में। 4 लाख, देख सकते हैं 42,42,77,075 पैदल। बात करें तो 1863 हाथी, 4260 तोप और 4509 थे। इस तरह से ये आईने अकबरी के हिसाब से है। भू राजस्व प्रणाली क्या थी? जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। इस कारण से कृषि उत्पादन पर कंट्रोल रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन व वसूली के लिए यह जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। दीवान, जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था के देखरेख की जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में शामिल था। इस तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। लोगों पर टैक्स का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य के जमीन और उस पर होने वाली उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की। भू राजस्व के इंतजामात में 2 चरण थे। पहला टैक्स निर्धारण था। दूसरा वास्तविक वसूली था। इतना वसूल करना ही वास्तविक था। जमा निर्धारित रकम और हासिल सचमुच वसूली की गई रकम। अमील गुजार या राजस्व वसूली करने वाले के कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहां उसे अमील गुजार, जिसको कोशिश करनी चाहिए कि खेतिहार नकद भुगतान करें, वही फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। हर प्रांत में जुटने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने, जो नरत्न में एक थे, आईने अकबरी में ऐसी जमीनी की सभी आंकड़ों का संकलित किया। उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। मसलन 1665 में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतिहारों की संख्या सालाना हिसाब रखा जाए। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। जैसा कि हमने देखा है, उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और उनकी नपाई नहीं हुई थी। अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण किस टाइप का था? आईने अकबरी में वर्गीकरण के मापदंड में निम्नलिखित सूची दी गई। अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया और हर एक वर्ग के जमीन के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। पोलज वह जमीन जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी, जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। प्रोती वह जमीन था जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी, प्रति जिसको प्रोती कहते हैं, ताकि वह अपनी खोई हुई ताकत वापस आ सके, यानी उसमें उर्वरता आ सके। चचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी। इंपॉर्टेंट है। बंजर वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो। पहले 2 प्रकार की जमीन की 3 किस्में थी, अच्छी, मध्यम और खराब। वे हर किस्म की जमीन के उत्पाद को जोड़ देते थे और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता है, जिसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क माना जाता है। अमीन एक मुजालिज था जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है कि नहीं। यह अमीन का काम था, इसको याद रखिएगा।
इस तरह से देख सकते हैं। ये बाबर के द्वारा क्षेत्र जीता गया क्षेत्र था। ये काबुल, कंधार, पानीपत वगैरह जो हुआ था 1526 में हुआ था। जो इस तरह से ये बाबर का है। अकबर का शासन 1605 का तक जो रहा 1556 से, ये अकबर का शासन था। ये सब देख सकते हैं। ये औरंगजेब का शासन था। जो ये सब बंगाल वगैरह एरिया हो गया, आंध्र प्रदेश, देख सकते हैं। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र यानी मनसबदारी था, जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से ज़्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। समय समय पर उनका तबादला या किया जाता था, यानी ट्रांसफर। नकद या जींस क्या था? आयन ने यह एक अनुच्छेद में अपील की, अमील गुजार सिर्फ एक नकद लेने की आदत न डाले बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहे। यह बाद वाला तरीका कई तरह से काम में लाया जा सकता है। पहला, कनकुत। हिंदी जुबान में कन का मतलब है अनाज और कुत अंदाजा। अगर कोई शक हो तो फसल के 3 अलग अलग पुलिंडों में काटना चाहिए, अच्छा, मध्यम और बदतर। इस तरह के शक दूर करना चाहिए। अक्सर अंदाज से किया जा गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। दूसरा, बटाई, जिसे भावोली भी कहते हैं। फसल काट कर जमा कर लेते और फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में वह रजामंदी में बंटवारा करते हैं, लेकिन उसमें कई समझदार निरीक्षकों की जरूरत पड़ती है, वरना दुष्ट बुद्धि और मक्कार धोखेबाजी की नीयत रखते हैं। तीसरे था खेत बटाई, जब वे बीज बोने के लिए बाद खेत बांट लेते हैं, या चौथे लौंग बटाई, फसल काटने के बाद वे उसका ढेर बना लेते और उसे फिर अपने में बांट लेते और हर एक पक्ष पर अपना हिस्सा घर ले जाता और उससे मुनाफा कमाता। ये सब थी मुगल व्यवस्थाएं, देख सकते हैं। जमा 1665 ईस्वी में, अकबर का काल है। 1665 अकबर के बाद की काल है, में अपने राजस्व अधिकारों को औरंगजेब के द्वारा दिए गए हुक्म का एक अंश है। वे परगनाओं के अमीरों को निर्देश थे कि वे हर गांव, हर किसान जिसको असामी वार के बाबत खेती में मौजूदा हालात मौजूदात पता करें और बारीकी से उनकी जांच करने के बाद सरकार के वित्तीय हितों, जिसको किफ़ायत कहते हैं, किसानों के कल्याण की ध्यान में रखते हुए जमा निर्धारित करें। ये किसका था? औरंगजेब के द्वारा। चांदी का भाव। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं व 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। साम्राज्य थे मिंग, जिसको चीन में, सफावी ईरान में और ओटोमन तुर्की में। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद की। खोजी यात्राओं और नई दुनिया खुलने से यूरोप के साथ यानी एशिया के खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई, जो दूसरी और कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। लगातार बढ़ते व्यापार के अकबर द्वारा जारी किए गए चांदी के रुपये दोनों तरफ देख सकते हैं, ये चांदी का रुपया था। साथ ही भारत में निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया और भारत के लिए अच्छा था, क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। नतीजतन 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा, खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, दूसरी तरफ मुगल राज्य को नकदी टैक्स उगाहने में आसानी हुई। इटली के एक मुसाफिर जुवानी कारेरी जो फ्रांसीसी इटली था, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था, ने इस बात का बड़ा सजीव चित्र पेश किया कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती है। देख सकते हैं वो मुगल व्यवस्था। उसी तरह हमें यह भी पता चलता है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नकद और वस्तुओं के आदान प्रदान हो रहा था। ये देख सकते हैं औरंगजेब द्वारा जारी किया गया चांदी का रुपया था, इस टाइप का था। यूरोपीय बाजारों की मांग, इस तरह से देख सकते हैं। ये मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के वस्त्र उत्पादन का एक उदाहरण है। ये इस टाइप का वस्त्र उत्पादन था ये उदाहरण। भारत में चांदी कैसे आई? जुवानी कारेरी के लेख
जो ये फ्रांसीसी था। पर्नियर के लेख पर आधारित निम्न में से पता चलता है कि मुगल साम्राज्य में कितनी भारी मात्रा में बाहर से धन आ रहा था। मुगल साम्राज्य की धन संपत्ति का अंदाजा लगाने के लिए पाठक इस बात पर गौर करें कि दुनिया भर में विचरने विचरने वाला सारा सोना चांदी आखिरकार यहीं पहुंच गया। ये सब जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है और यूरोप के कई राज्यों से होते हुए थोड़ा सा हिस्सा कई तरह की वस्तुओं के लिए तुर्की में जाता है और थोड़ा सा हिस्सा रेशम के लिए स्मिर्ना होते हुए फारस पहुंचता है। जब चूंकि तुर्की के लोग कॉफ़ी से अलग नहीं रह सकते, जो कि ओमान और अरबिया से आती हुई, न कि फारस, अरबिया और तुर्की के लोग भारत की वस्तुओं के बिना रह सकते। मुद्रा की विशाल मात्रा लाल सागर पर बेबल मंडेल के पास स्थित मोचा भेजते हैं। इसी तरह फारस की खाड़ी पर स्थित बसरा भेजते हैं। बाद में ये सारी संपत्ति जहाज़ों से इंद्रोस्तान यानी हिंदुस्तान भेज दी जाती थी। इस तरह से आता था, देख सकते हैं। भारतीय जहाज़ों के अलावा जो डच, अंग्रेजी और पुर्तगाली जहाज़ हर साल हिंदुस्तान की वस्तुएं, हिंदुस्तान जिसको कहते हैं, लेकर पेगु, तानसेरी, म्यांमार के हिस्से, सियाम यानी थाईलैंड, सिलोन, श्रीलंका, मालदीव के टापू, मोजाम्बिक द्वीप और अन्य जगहों से ले जाते। इन्हीं जहाज़ों को निश्चित तौर पर बहुत सारा सोना चांदी इन देशों से लेकर वहाँ हिंदुस्तान पहुँचाना पड़ता था। इस तरह से आते थे। वह वह वो सब कुछ तो डच लोग जापान की खानों से हासिल करते। देर सवेर हिंदुस्तान को चला जाता और यहाँ से यूरोप को जाने वाली सारी वस्तुएं, चाहे वे फ्रांस जाए या इंग्लैंड या पुर्तगाल, सभी नगद में खरीदी जाती थी। जो नगद वही हिंदुस्तान में रह जाता था। अब फजल की आयन ए अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण को बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल जो नवरत्न थे उठाया था। अकबर के शासन के 42वें वर्ष 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। आयन इतिहास लिखने के एक ऐसे बृहत्तर परियोजना का हिस्सा थी जिसकी पहल अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दस्तान पेश की। इस हिस्सों पर अध्ययनों में ज़्यादा करीबी नज़र डालेगी। तीसरी जिल्द आयन ए अकबरी, जो शाही नियत कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया था। आयन कई मसलों पर विस्तार के चर्चा करती है। दरबार, प्रशासन और सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत और अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल और लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रिवाज, अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों सूबों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के अलावा आयन ए सूबों के बारे में पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी के साथ देती। इन सूचनाओं में इकट्ठा करके उन्हें सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही कवायद थी। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी। इस तरह हमारे आयन अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है। फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आईने की नज़रिया क्षेत्रों के बारे में केंद्र का नज़रिया है। यूं कि कहे कि समाज के शीर्ष सबसे ऊंचे देखी गई समाज की तस्वीर है। आयन 5 भागे दफ्तर का संकलन, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं, जो मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार उसके रख रखाव के ताल्लुक रखती है। दूसरा है भाग जो सिपाह आबादी, सैनिक व नागरिक, प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में है। इस भाग में शाही अफसरों, जिसको मनसबदार, विद्वानों, कवियों और कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियाँ शामिल है। तीसरा क्या है, मुल्क आबादी, वह भाग जो साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलुओं और राजस्व की दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है, जो इम्पोर्टेंट है। इस खंड में सांख्यिकी स्टैटिक सूचनाएं तहसील से दी गई, जिसमें सूबों और उनकी तमाम प्रशासनिक व वित्तीय इकाइयों, सरकार, परगना और महल के भौगोलिक, स्थलाकृतिक और आर्थिक रेखांचित्र भी शामिल है। इसी खंड में हर प्रांत
और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन और निर्धारित राजस्व में भी दी गई है। सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आयन हमें सूबों के नीचे कई सरकारों के बारे में विस्तार से बताती है। ये सूचनाएं तालिबद्ध तरीके से दी गई है जो 8 खाने में है, जो देख सकते हैं। परगना, जिसको महल, किला, राजी, जमीन ए पायमुद, मापे गए इलाका, नकदी, नगद निर्धारित राजस्व, सुयूरगल, दान में दिया गया राजस्व, अनुदान, जमींदार खाने और जमींदारों की जातियाँ और उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही, जिसको प्यादा, हाथी, फील सहित उनके फौज की जानकारी दी गई है। मुल्क मुल्क आबादी उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत आकर्षण पेचीदा चित्र पेश करती है। चौथी और पांचवी किताबें दफ्तर भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों में ताल्लुक रखती है। इनके आखिरकार में अकबर शुभ वचनों का एक संग्रह भी है। देखते हैं खुशकिस्मती के गुलाब बाग की सिंचाई। ये देखते हैं अबुल फजल के द्वारा किया गया है। अबुल फजल एक वल्क मुबारक है। यह शानदार हुक्म दिया गया, शानदार घटनाओं और राज क्षेत्र अधीन करने वाली हमारी फतहों के दस्तान ईमानदारी के कलम से लिखे। तसल्ली से मैंने काफ़ी मुजम्मिन और मेहनत करके महामहिम की गतिविधियों के सबूत और दस्तावेज इकट्ठे किए हैं। बहुत समय तक राज्य के मुलाजिमों और शाही परिवार के सदस्यों के साथ जवाब तलब किया। मैंने सच बोलने वाले समझदार बुजुर्गों और फुर्तीले दिमाग वाले सत्कर्मी जवानों को परखा, उनके बयानों को लिखित रूप से दर्ज किया, सूबों को शाही सूख में जारी किया। पुरानों मुलाजिमों में जिस किसी को बीते वक्त की घटनाएं याद हो, पूरे विश्वास के साथ या मामूली शक के साथ भी वे अपने स्मरण को लिखने और दरबार में भेज दिए। इस पाक मौजूदगी के कक्ष में एक और हुक्म रोशन हुआ, वो ये कि जो सामग्री जमा की जाए उसे शाही मौजूदगी में पढ़ कर सुनाया जाए और बाद में जो कुछ भी लिखा जाना हो उसे उस महान किताब में परिशिष्ट की शक्ल पर जोड़ दिया जाए और ऐसे ब्योर जो जांच पड़ताल की बारीकियां की वजह से या मामले की बारीकियों की वजह से उसी समय अंजाम तक नहीं लाए जा सके, उन्हें मैं बाद में दर्ज करूंगा। ये देख सकते हैं ईश्वरीय अध्यादेश का खुलासा करने वाले इस शाही हुक्म ने अपनी गुप्त फिक्र से राहत पाकर मैंने ऐसे कच्चे प्रारूप लिखने की शुरुआत की जिनमें शैली का विन्यास की खूबसूरती नहीं थी। मैंने इलाही संबत के 19वें साल जब महामहिम की दानिशमंद अक्ल के दस्तावेज दफ्तर स्थापित किया था, घटनाओं का इतिहास वृत्त हासिल किया और उसके भरे पूरे पन्ने से मैंने कई मामलों का ब्यौरा पाया। काफ़ी तकलीफें उठाकर उन सभी हुक्मों की मूल प्रति या नकल हासिल की गई जो राज अभिषेक से लेकर आज तक सूबों की जारी किए गए थे। काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए मैंने उनमें कई रिपोर्टों को भी शामिल किया जो राज्य के विभिन्न मामलों या दूसरे देशों में घटा घटनाओं के बारे में थी, जिन्हें उच्च अफसरों और मंत्रियों ने भेजा था। और जवाब तलब व खोजबीन के तंत्र में मेरी मेहनत पसंद रूह संतृप्त हो गई। परिकर्मठता के साथ मैंने कच्चे मसौदे व ज्ञान पत्र भी हासिल किए जो जानकर और दूरदर्शी लोगों ने लिखे थे। इन तरीकों से खुशकिस्मती से इस गुलाब बाग, जिसको अकबरनामा की सींचने की नमी देने के लिए मैंने हौज बनाया। इस तरह से अकबरनामा में लिखा गया। आयन का अनुवाद क्या था? आयन की अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हेनरी ब्लॉकमैन ने इसे संपादित किया और कलकत्ता, आज का कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी बिब्लियोथीका श्रृंखला में इसे छापा। इस किताब का 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉकमैन का है, कलकत्ता 1873 में। बाकी के 2 खंड का अनुवाद H.S. जेरेट ने किए, कलकत्ता 1891 और 94 में। हालांकि बादशाह अकबर के शासन की सहूलियत के लिए आयन को आधिकारिक तौर पर विस्तृत सूचनाएं जमा करने के लिए प्रायोजित किया गया था, फिर भी यह किताब आधिकारिक दस्तावेजों की महज नकल से कहीं बढ़कर थी। हम जानते हैं कि इसकी पांडुलिपि को लेखक द्वारा 5 बार संशोधित किया गया। इससे ऐसा लगता है कि प्रामाणिकता की खोज में अबुल फजल, जो नरत्न थे अकबर के, काफ़ी सावधानी बरत रहे थे। उदाहरण के तौर पर मौखिक बयानों को तथ्य के रूप में किताब में शामिल करने से पहले अन्य स्रोतों से उसकी असलियत और सच्चाई की पुष्टि करने की कोशिश की जाती थी।
स्टैटिक्स वाले खंडों के सभी आंकड़ों को अंकों के साथ शब्दों में भी लिखा गया ताकि बाद की प्रतियों में नकल की गलतियां कम से कम हो। फिर भी जिन इतिहासकारों ने ध्यान से आयन का अध्ययन किया वे बताते हैं कि ग्रंथ पूरी तरह समस्याओं से परे नहीं है। जोर करने पर कई गलतियां पाई गई। ऐसा माना जाता है कि या तो ये अंक गणित की छोटी मोटी चूक है या फिर नकल उतारने के दौरान अबुल फजल आयन अकबरी के लेखक के सहयोगी की भूल आमतौर पर यह गलतियां मामूली है और एक व्यापक स्तर पर किताबों के आंकड़ों की सच्चाई को कम नहीं करती है। आयन की एक और सीमा यह है कि उसके संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं। सभी सूबों के आंकड़ों के इस शक्ल में नहीं एकत्रित किए गए। मसलन जहां कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति के लिए मुताबिक विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई, वही बंगाल और उड़ीसा के लिए ऐसी आंकड़े बड़ी तफसील से दिए गए। वही इलाकों में से कीमतों और मजदूरी जैसे इतने ही महत्वपूर्ण मापदंड इतने अच्छे से दर्ज नहीं किए गए। कीमतों के मुताबिक मजदूरी की दरों की जो विस्तृत सूची आयना में दी गई है यह साम्राज्य की राजधानी आगरा, इसके इर्द गिर्द और इलाकों से ली गई। जाहिर है कि देश के बाकी हिस्सों के लिए इन आंकड़ों की प्रासंगिकता सीमित है। इन सीमाओं के बावजूद आयन अपने समय के लिए एक असामान्य व अनोखा दस्तावेज है। मुगल साम्राज्य के गठन और उसकी संरचना को मंत्रमुग्ध करने वाली झलकियां दिखाकर उसके बानिशों व उत्पादों के बारे में स्टैटिक्स आंकड़ों देकर अबुल फजल जो नरत्न थे मध्यकालीन इतिहासकारों की अब तक प्रचलित परंपराओं से कहीं आगे निकल गए और यह निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि थी। गौरतलब है कि मध्यकालीन भारत में अबुल फजल से पहले इतिहासकार ज़्यादातर राजनीतिक वारदातों के बारे में लिखते थे। जंग, फतह, सियासी साजिशें या वंशीय उथल-पुथल या देश के लोग या उत्पादों का जिक्र गाहे बहागाहे प्रसंग वंश की आता था। वह भी एक ऐसे लेख साज सज्जा के रूप में जिसकी मूलतः राजनीतिक होती थी। भारत के लोग और मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तृत सूचनाएं दर्ज करके आयन ने अब स्थापित परंपराओं को पीछे छोड़ दिया और इस तरह 17वीं सदी के मुहाने पर भारत के अध्ययन के लिए एक संदर्भ बिंदु बन गया। जहाँ तक कृषि संबंधों का सवाल है, आयन के सांख्यिकी सबूतों की अहमियत चुनौतियों के परे है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण लोगों, उनके पैसों और व्यवसायों, साम्राज्य की व्यवस्था, उनके उच्च अधिकारियों के बारे में जो सूचना या ग्रंथ मुहैया कराता है, उनकी मदद से इतिहासकार समकालीन भारत के सामाजिक ताने बाने का इतिहास पुनः रचते हैं। आइए हम लोग कुछ काल रेखा देखते हैं। 1526 में बाबर के समय में मुगल काल के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत से हराकर बाबर हमला मुगल बादशाह बनता है। ये 1530 से 40 में हुमायूं का शासन का पहला चरण, 1540 से 55 में शेरशाह से हार का हुमायूं सफावती दरबार में प्रवासी बनकर रहता है। 1555 से 56 हुमायूं खोए हुए राज को फिर से हासिल करता है। 1556 से 1605 अकबर का शासनकाल है। 1605 से 27 तक जहांगीर का शासनकाल। उसके बाद 1628 से 58 तक शाहजहां का शासनकाल। 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल। 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली को लूटता है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराता है। इंपॉर्टेंट है। 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए जाते हैं। फिर 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजी गद्दी से हटा देते हैं और देश से निकाल देकर रंगून यानी कि आज के समय यांगोन म्यांमार में भेज देते हैं निर्वासित करके। इस तरह से आज हम लोगों ने चैप्टर 8 को कंप्लीट किया जो मध्यकालीन भारत का लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग आगे नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक्स जो आगे देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री।